हेलो एंड वेलकम टू DDIS और मैं हूं डॉक्टर मनोज और एक न्यू सीरीज के साथ स्वागत है आप सबका। आज हम देखेंगे आज से जो मैं स्टार्ट करने लगा हूं मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आज से हम थोड़ी सी समझ विकसित करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री क्या है। राइट, इसमें हमारे इंडिया में इसको हम कैसे पढ़ेंगे। राइट, इसकी ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आप ऑलरेडी जानते हो। राइट, तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मैं अगर बात करना स्टार्ट करूँ तो मॉडर्न से पहले जैसे मिडिवल हिस्ट्री हो गया। राइट, उसके बाद हम बात करें एनिसेंट हिस्ट्री हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें कड़ी होती है। राइट, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और इसको हम देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे और इसको एक समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए मॉडर्न हिस्ट्री में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे। अगर आपको पता होगा कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ पढ़ना होगा, तो आप अच्छे से समझ पाओगे, आप एक अच्छी समझ विकसित कर पाओगे। राइट, तो हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले हम चीज़ क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सिलेबस को देखते हैं। पहले पढ़ेंगे हम स्वतंत्रता संघर्ष से पूर्व का चरण। राइट, स्वतंत्रता संघर्ष से पूर्व के चरण में हम देखेंगे 18 सेंचुरी। ठीक है, 18 सेंचुरी में बात करें तो 1750 से 1885 तक। राइट, एंड दूसरा पार्ट हम देखेंगे स्वतंत्र भारत का संघर्ष। राइट, 1885 से 1947 तक। तो ये दो पार्ट में हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। ये जो लेक्चर लेके आया हूँ मैं कंप्लीट हिंदी में होगा। राइट, इसका PDF भी मैं टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे लिए ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री, जो स्वतंत्रता संघर्ष से पूर्व का चरण मीन्स 18 सेंचुरी 1750 से 1885 और स्वतंत्र भारत का स्वतंत्रता संघर्ष 1885 से 1947। राइट, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें और पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कि इसमें भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे होता है, भारत में कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी आती हैं। जैसे मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ से आपको बताने का ट्राई किया हूँ। इसमें है PDEDF। राइट, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, ठीक है, डेनमार्क और फ्रांसीसी। तो ये एक सीक्वेंस आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन चुके हैं कि एक क्रम सजाए कि भारत में यूरोपीय कंपनी कौन कौन से पहले आए और कौन से बाद में आए। राइट, दूसरा हम देखेंगे अंग्रेजी सरकार की स्थापना, अंग्रेज राज की स्थापना एवं विस्तार। उसका देखेंगे कि जब अंग्रेज आना शुरू हुआ इंडिया में, ठीक है, उससे पहले पुर्तगाल, डच आ चुके थे, फ्रांसीसी भी आए और डेनमार्क भी आए हुए थे। फिर उसी में से अंग्रेजी कंपनी ही अपना विस्तार क्यों कर पाया। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे 1757 से 1857 के बीच क्या क्या चीज़ें हुआ। इसमें हम दो गुट में इसको देखेंगे, 16वीं और 17वीं शताब्दी का। ठीक है, इसमें महान मुगल शासक के बारे में देखेंगे। और जो 18 सेंचुरी है उसमें हम देखेंगे राजपूताना, सिख, अवध और बंगाल, लेटर मुगल और मैसूर कर्नाटक। ये सब सारी चीज़ें हम टॉपिक इसमें अंग्रेजी की स्थापना एवं विस्तार में देखेंगे। राइट, देन हम देखेंगे अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन में उसके नीतियाँ, उसके कौन कौन से नीति थी जब अंग्रेज आना शुरू हुआ यहाँ पे। तो उसके औपनिवेशिक शासन, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, उसकी पॉलिसी क्या थी, वो कैसे अपने आप को विस्तार कर पाया। इतने सारी विदेशी होने के बाद भी अंग्रेज अपने आप को स्थापित कैसे कर पाए। तो इसमें हम देखेंगे लगभग जो 2 साल तक अंग्रेज ने इंडिया के ऊपर राज किया, भारत के ऊपर राज किया, तो उसकी पॉलिसी किस तरह की होगी जो एक नींव रखेगी हमारे आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे आने वाले संविधान की, हमारे आने वाले सारी चीज़ों का। राइट, तो उसमें हम देखेंगे आर्थिक नीति क्या है, अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन है उसकी नीतियों के अंतर्गत आर्थिक नीति उसकी क्या है, राजनीतिक और प्रशासनिक नीति उसके क्या क्या थे जिससे वो अपने आप को स्टेबल कर पाए, और सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति क्या था। मीन्स कि उन्होंने अपने जो सोशियोलॉजिकल और जो कल्चरल इफेक्ट है वो किस तरह से डाला हमारे इंडिया के ऊपर। तो ये चीज़ हम बहुत ही बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे। राइट, देन हम आगे देखेंगे अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह। अगर देखो अंग्रेज अपना पैर पसारना शुरू कर दिया, आर्थिक नीति भी चेंज करेगा, पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी चेंज करेगा, कुछ कल्चरल भी अपना उसमें लाएगा, तो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें तो जरूर होगी। राइट, कुछ ना कुछ जो इंडियन होंगे, कुछ ना कुछ जो भारतीय होंगे जिसके मन में क्वेश्चंस आएगा कि जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा आर्थिक नीति है, उसको अंग्रेज किस तरह से दमन कर रहा है। राइट, तो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ होगा, उसके अगेंस्ट में जो विद्रोह होंगे, जो वहाँ पे रिवोल्ट होंगे उसको हम देखेंगे, किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, नागरिक विद्रोह और 1857 का विद्रोह। राइट, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसमें।
जिसमें आपको पूरा डिटेल के साथ आपको देखने को मिलेगा, राइट। देन हम दूसरे पार्ट्स में देखेंगे, जैसे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष की बात करें तो 1885 से 1947 के बीच में क्या क्या चीज़ें हुआ, राइट। 1885 से 1947 के बीच में क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। कांग्रेस की स्थापना होगी तो धीरे धीरे, जब जैसे मैंने बताया कि अगर वो उसकी पॉलिसी चेंज होगी, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक रीतियाँ चेंज होगी, तो क्या होगा, जो राष्ट्रवाद होगा, जो उसके मन में जो इंडिया को लेके जो चीज़ें होगी वो भी कहीं ना कहीं डेवलप होगी हमारे इंडिया के, जो हमारे इंडियन हो गए उसके मन में, तो राष्ट्रवाद का उदय भी होगा भारत में, उसका विकास भी देखेंगे। और दूसरी चीज़, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस परिस्थिति में होता है, स्थापना संबंधी बहस क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आती है, कंट्रोवर्सी क्या है, ये सब सारी चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे एक कठपुतली की तरह कहा जाता है कि आईएनसी जो था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ब्रिटिश ने स्थापित किया। ये पूरी हम डिटेल आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे, राइट। देन हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के चरण कौन कौन से, उदारवादी चरण, इसके अंतर्गत 3 चरणों में हम देखेंगे। उदारवादी चरण 1885 से 1905 के बीच जो उदारवादी चरण था, जो उदार थे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, उसके चरण को देखेंगे। देन उग्रवादी चरण देखेंगे जो 1905 से 1919 के बीच देखेंगे। और तीसरा चरण देखेंगे गांधीवादी चरण, जिसको गांधी युग हम बोलते हैं, राइट। और वहाँ पे हम देखेंगे 1919 से 1947 के बीच में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा हमारे आने वाले वीडियो में। मैं आशा करूँगा कि ये अपने तरफ से डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा, ये जिसमें आपका कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री आपको मैं पढ़ाऊँगा। यहाँ पे एक कंप्लीट एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जिसमें आप साइड बाय साइड अगर बिपिन चंद्रा को फॉलो करते हैं या आप मॉडर्न स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं तो इससे आपका एक अच्छा समझ विकसित होगा, राइट। तो इसमें और भी चीज़ें हम देखेंगे, जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन भी होगा 19वीं सेंचुरी में। सामाजिक सुधार आंदोलन क्यों होगा, जब वहाँ पे आर्थिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी आएगा, पॉलिटिकल इंटरवेंशन होगी, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक कुछ न कुछ बदलाव आएंगे, जो हमारे कल्चर थे, जो हमारे चीज़ें था उसको चेंज करेगा। तो जो कुछ समाज के जो हमारे सोशल वर्कर होंगे उनके द्वारा भी कुछ न कुछ सुधार किया जाएगा, उसके द्वारा कुछ न कुछ सुधार आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ छुआछूत ये सब चीज़ें बहुत था पहले, तो उसको देखते हुए यहाँ पे एक चीज़ और हम देखने का प्रयास करेंगे, राइट। तो देन आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनी का आगमन कैसे होता है। भारत में अगर देखते हैं यूरोप में वाणिज्यिक कंपनी का आगमन की बात करें तो इसमें सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेंस और फ्रांसीसी आए, जो 16 और 17 सेंचुरी में के आसपास आए थे, राइट। पुर्तगाली, डच जो नीदरलैंड से थे, अंग्रेज, डेंस और जिसको डेनमार्क बोला जाता था, फ्रांसीसी। तो ये क्रम में आपको सजा के देखना, PDEDF, राइट। तो ये एक मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया है, आप देखना, आप इसको याद करने का ट्राई करना, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेंस और फ्रांसीसी, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनी का आगमन कैसे होता है। इसमें हम 2 चीज़ें देखेंगे, यूरोपीय कंपनी आते क्यों हैं, राइट, उसके आने के क्या कारण होते हैं, उसका परिणाम क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है, ठीक है, राइट। इसमें हम देखेंगे पूंजीवाद क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम देखने का कोशिश करेंगे, एक समझ विकसित करेंगे। थोड़ा सा पूंजीवाद के बारे में समझ रहे हैं। पूंजीवाद क्या होता है, उत्पादन के साधन पर नीति में नियंत्रण। जो कैपिटलिज्म होता है, जो पूंजीवाद होता है, उसको बोला उत्पादन और जो साधन होता है उस पर कंप्लीट नियंत्रण हो जाता है, तो उसको पूंजीवाद कहते हैं। आगमन का कारण हम देख लेते हैं कि आखिर भारत में यूरोपीय कंपनी जो वाणिज्यिक कंपनियां था वो किस तरह आई है, उसके क्या कारण थे आने के। तो सबसे पहली बात, अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री जो हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कस्तूनिया का पतन होता है 1453 में, एवं नई मार्ग का खोज होता है। जो कस्तूनिया होता है, मॉडर्न हिस्ट्री में आने वाले समय में हम देखेंगे इसको, क्या चीज़ें होती है, कस्तूनिया का पतन कैसे होता है, राइट। 1453 में क्या होता है, कस्तूनिया का पतन होता है, और जब कस्तूनिया का पतन होता है तो नए मार्गों की खोज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, नई मार्ग का खोज होता है भारत की। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, जब सबको पता लगना शुरू होता है, आर्थिक इकोनॉमिकल स्टेटस कुछ चेंजेज आने शुरू होते हैं, राइट। उस समय क्या होता है कि एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी होता है, तो ये सब सारी चीज़ें क्या होता है, एक आने का कारण बन सकता है, राइट। भारत की आर्थिक संपन्नता, मुनाफा की प्रेरणा। भारत में क्या था कि आर्थिक, आप लोग जानते ही हैं, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है।
ऐसे नहीं कहा जाता होगा, कुछ ना कुछ तो हमारे यहाँ जरूर ही स्पेशल होता होगा, राइट। तो आने का जो फ्रांसीसी आए थे, जो यूरोपीय आए थे, जो इंग्लिश आए थे, जो डच आए थे, इसके आने के क्या कारण थे? एक तो कस्तूनिया का पतन था 1453 ईस्वी में, और नए मार्ग की खोज थी, राइट। भारत की आर्थिक संपन्नता और जो उसका मुनाफा था उससे प्रेरणा लेना, ये सब सारी चीज़ें क्या है, कहीं न कहीं आने का कारण बनता है, राइट। देन तीसरा जो कारण था, यूरोप में प्रचलित वाणिज्यवाद की नीति, ठीक है, यूरोप में प्रचलित होता है, ठीक है, वाणिज्यवाद की नीति आती है, वाणिज्यिक नीति आती है, जिससे क्या होता है, अधिक से अधिक सोना चांदी वाला देश वाणिज्यवाद सिद्धांत पर आधारित होता था, जिसमें सस्ता माल खरीदना होता था और महंगा बेचना होता था। यूरोप में क्या होता था, वाणिज्यवाद की नीति। वाणिज्यवाद की नीति क्या होता है, जिसमें सस्ता माल लेके महंगा माल उसको बेचा जाता था। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेरित कर रहा था यूरोपियन कंपनी को, जिससे भारत में वो आके इसका आर्थिक शोषण कर सके, राइट। चौथा कारण क्या था, पुनर्जागरण, जिसका मैंने बात करते हैं, रेनेसांस जो हुआ था, जो पूरे वर्ल्ड में जो पुनर्जागरण हो रहा था, उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ वैज्ञानिक कुछ खोज किए, जैसे एस्ट्रोलेब के द्वारा अक्षांश देशांतर का मापन हुआ, जिससे अक्षांश और देशांतर के बारे में जानने की समझ विकसित हुई, और विभिन्न तरह के देशों की, विभिन्न प्रकार के देशों की खोज हुई। त्रिकोणपाल क्या था, त्रिकोणपाल में क्या होता है, थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये पानी होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक नौ होता है, इस तरह से त्रिकोणपाल बना होता है, इस तरह से ये नौ बना होता है, जिसमें क्या होता है कि एक त्रिकोणपाल के द्वारा वहाँ पे क्या होता है कि समुद्र के द्वारा काफ़ी सारा लंबा रास्ता क्रॉस किया जाता है, बहुत सारा लंबा रास्ता पार किया जाता है। तो पुनर्जागरण भी कहीं ना कहीं भारत के शोषण के और जो वाणिज्यिक कंपनियां आने का एक बहुत बड़ा कारण था, ठीक है। तीव्र गति से चलने वाली नौकाएं, जिसका मैं ऑलरेडी त्रिकोणपाल के चलते तीव्र गति से नौकाएं उत्पन्न होती थी, और अक्षांश देशांतर का पता चलने लगा था। बंदूकें, तोपें, ये भी कहीं ना कहीं कारण था, जिसके कारण इंडिया का शोषण होना शुरू हुआ था। शासकों का योगदान का बात करें तो इसमें स्पेन और पुर्तगाल, जिसमें स्पेन की बात करें तो प्रिंस हैरी, और पुर्तगाल की बात करते हो महारानी एलिजाबेथ, इसाबेला, ये कहीं ना कहीं इसके आने के काफ़ी ज़्यादा कारण थे, राइट। इसमें हम देखते हैं नए, इसमें क्या हुआ कि जब ये हमारा इंडिया एक फिगर के द्वारा इंडिया है, गोवा मुख्य केंद्र था हमारे, इसमें कार्टेज व्यवस्था उत्पन्न आई। कार्टेज व्यवस्था क्या होता है, इसके आने वाले देखेंगे। इसमें इंडियन ओशियन में ब्लू वाटर पॉलिसी भी लाया गया। अफ्रीका से होते हुए यहाँ पे गुड्स ऑफ होप के द्वारा सीधा होते हुए समुद्री मार्ग से इंडिया चले गए, राइट। तो ये सब कहीं ना कहीं एक कारण था वाणिज्यिकवाद आने का, हमारे भारत का शोषण होने का कहीं ना कहीं ये सब कारण था, राइट। अब हम देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है। चलो आ तो गए वो, राइट। शुरू में जब ये सारी कंपनियां आए तो आर्थिक स्थिति के कारण आया। धीरे धीरे क्या किया, इन्होंने अपना विस्तार करना शुरू किया, खास करके अंग्रेज, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया पे अपना कब्जा करता चला गया, जिसके हम गुलाम 200 साल तक बने रहे, राइट। आगे हम देखते हैं परिणाम क्या होता है, इसका इकोनॉमिकल परिणाम क्या होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं आर्थिक परिणाम में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ाव। क्या था कि जब इंडिया जो था, इसका किसी और कंट्री से लगाव नहीं था, किसी और कंट्री से इनके व्यापार नहीं थे। जब ये आना शुरू हुए, जब ये वाणिज्य, जब फ्रांसीसी, डच, ये डेनमार्क कंपनियां आना शुरू हुआ, तो विभिन्न अलग अलग देशों के साथ जब नेटवर्क बनना शुरू हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ा। कहीं ना कहीं ये अच्छा इंडिया के लिए सिद्ध हुआ। परंतु प्रारंभ में जो कंपनियां लाभ की स्थिति में थे, बाद में आर्थिक शोषण करने लगे, और वो कंप्लीट क्या किया, अपना कब्जा इंडिया के ऊपर बना लिया। व्यापार का राजनीतिकरण हुआ, जिसमें इंडियन ओशियन का जो हमारा ये था, इंडियन ओशियन का, इसका भी कहीं ना कहीं रीजनल पॉलिसी वगैरह भी उत्पन्न हुआ, जिसके चलते ये परिणाम, आर्थिक परिणाम में हम देख सकते हैं, राइट। राजनीतिक परिणाम की बात करें तो उपनिवेशवाद की स्थापना को बल मिलना। राजनीतिक परिणाम में क्या था, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में हम देखेंगे। जब उपनिवेशवाद की स्थापना को बल मिलता है, उपनिवेशवाद कहीं से आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ के परिणाम को लेके आता है। सांस्कृतिक और सामाजिक परिणाम भी हम देखते हैं। इसके अंतर्गत धर्म, रीति रिवाज, खान पान, पहनावा, भाषा, etc, ये सब सारी चीज़ों पर प्रभाव हुआ, जिसके चलते जो लीडर्स थे, जो विभिन्न वर्ग सामने आया, और इसके अगेंस्ट में बहुत सारे आंदोलन भी किए। तो उसको हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ ये जो मैंने छोटे से वीडियो में आपको एक समझ विकसित करने की कोशिश की कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, यूरोपीय कंपनी के कैसे आए, राइट।
आगे आने वाली वीडियो में इसको हम कंप्लीट डिटेल से देखेंगे, राइट। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो का उसको नोटिफिकेशन मिले और एक ज़बरदस्त लेक्चर का आप आनंद उठा सकें। थैंक यू।